हेलो दोस्तों, इडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एडुटेरिया बिहार एसएससी का ये मॉक टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 6.5 मान वाले एक बिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो HCl क्या होता है? एक सेकंड, एसिडिक होता है। और इसका मान कितना होता है HCl का? आपका 1 से 2 pH होता है इसका। और 6.5 pH में यदि हम इसका मिलाएंगे तो मेरा क्या होगा? विलयन क्या हो जाएगा? अधिक अम्लीय हो जाएगा। और पीएच का मान क्या हो जाएगा? वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोला जाए आपका यूरिन का कितना होता है? यूरिन का 6 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और रेन वाटर वर्षा जल का कितना होता है? 5.6 होता है। लेकिन वही यदि एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा का बात करें, एसिडिक रेन का बात करें, तो ये आपका लेस देन 5.6 होता है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो रासायनिक परिवर्तन में आपका रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना भी हो सकता है, और इसमें ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इनिशियल से फाइनल स्टेज में चेंज होने पे ये बैक नहीं आता है। लेकिन आपका रसायन भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? आपका इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज प्राप्त होने के बाद वो बैक भी आ सकता है। जैसे भौतिक परिवर्तन का यदि हम करें तो ये जल है, तो जल से आप बर्फ़ बना सकते हैं, और फिर बर्फ़ से भी जल बन जाएगा। लेकिन दूध से आपका दही बनने पे आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, और ये भौतिक का। उसका नेक्स्ट है कि मैच करना है। तो नायलॉन क्या हो जाएगा? फाइबर हो जाएगा। पीवीसी क्या होगा आपका? थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। और बैकलाइट थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक है कि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पे इसके शेप में चेंजिंग होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके शेप में चेंजिंग होगा। और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड रूप में हो जाएगा। लेकिन थर्मोसेटिंग क्या है कि एक बार चेंज होने के बाद वो फिर से उसमें उसके शेप में चेंजिंग नहीं होता है थर्मोसेटिंग में। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। पावर की एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव या विभवांतर का है ये वोल्ट। एम्पियर किसका है? करंट का है। और जूल किसका है? वर्क यानी कार्य या ऊर्जा का ये यूनिट है। नेक्स्ट है कि अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो जेनेटिक कोड के में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आपका अरविंद खुराना ने आविष्कार किया था। और इनको 1968 ईस्वी में, ये भारतीय मूल के थे, नोबेल प्राइज़ मिला था। 1968 में नोबेल प्राइज इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्त होता है? तो जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है। एक लंबे समय, कुछ साल वर्ष के बाद जब कोई आपका जीवित जीव है वो दब जाता है, और उसी से कुछ समय के बाद आपका इसका फॉर्मेशन होता है जीवाश्म ईंधन का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया कौन होता है? तो वह होता है जो जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। और ये क्या होता है? इसका टेम्परेचर असमतापी होता है। असमतापी मतलब इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है, ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है, जैसे मेढक का। उसका नेक्स्ट है कि मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन क्या है। तो मृतोपजीवी है। मशरूम क्या होता है कि जितना भी डेड प्लांट, चाहे उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है, उसी से अपना भोजन उस पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट है कि पेंडुलम घड़ी या तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है? तो टाइम पीरियड से इसका पता चल जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2π√L/g। यानी कि टाइम पीरियड यदि ज़्यादा होगा तो कब होगा? जब लेंथ भी ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा समय लेगा टाइम पीरियड ज़्यादा होने पे। यदि टाइम पीरियड आपका क्या है, कम होगा, तो लेंथ भी कम होगा, तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ये फास्ट चलेगा। तो लेंथ कब कम होगा? तो शीतकाल में इसका लेंथ कम होता है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो किसकी है? तो A.N. साहा की है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होता है। श्यानता
क्या होता है, विस्कोसिटी। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होता है, तो क्या हो जाएगा, घटता है। उसका नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, और इसके बीच में ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है वही होता है आपका साइटोप्लाज्म। इसके अंदर आपका क्या होता है, गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्या होता है, राइबोसोम होता है, ये सब इसमें पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है, तो ये रहा है विलियम हेनरी ब्रैग, विलियम हेनरी ब्रैग है, जिसको 1915 में आपका एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसमें फादर और सन दोनों ने मिलकर इसमें अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, तो एक सितार में आपका हो जाएगा अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ, यानी क्या हो जाएगा, आपका स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव को बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होता है इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव में जो तरंग होता है वो एनर्जी क्या होता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमको इसके इंटेंसिटी को कम करना चाहिए। इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड को कम करना चाहिए। इंटेंसिटी तो तीव्रता होता है, इंटेंसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो कम करने के लिए क्या है, यदि इंटेंसिटी कम करना है तो आपको एम्पलीट्यूड भी कम करना पड़ेगा, यानी आयाम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टिकोण उपकरण में किया जाता है, तो ये और रक्त किरण का किया जाता है, यानी इंफ्रारेड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ऊर्जा अधिकतम का बात हो रहा है, तो आपका ये गामा रे हो गया, इसका ज़्यादा होता है एनर्जी। उसके बाद एक्सरे होता है, इसका एनर्जी ज़्यादा होता है। फिर एक्सरे के बाद आपका यूवी रे होता है, उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। उस यूवी रे का ज़्यादा किससे होता है, आपका विजिबल यानी दृश्य प्रकाश से। विजिबल से ज़्यादा किसका जाता है, विजिबल ज़्यादा होता है आपका इंफ्रारेड से, और इंफ्रारेड भी ज़्यादा होता है किससे, आपका माइक्रो और फिर रेडियो। तो सबसे कम जो एनर्जी होता है रेडियो वेव का, और गामा रे का सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका एनर्जी होता है। लेकिन यदि वेवलेंथ का बात किया जाए तो रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ऐसे चलता है, इंक्रीज होता है, लेकिन एनर्जी आपका इस तरह, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड यानी गामा का साइड इंक्रीज करता है। और यहाँ से भी न्यू बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लैम्डा हो जाता है, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, यानी कि जिसका सबसे कम क्या बोलते हैं तरंग दैर्घ्य होता है उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो गामा किरणें का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए एनर्जी इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो गामा तो नहीं है, उसके बाद कौन सा है, एक्सरे। आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई अमन कितने होता है, तो ओजोन है ये एक इस तरह से, ओजोन में O3 अपना बॉन्ड बनाया रहता है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। 2 सिग्मा और एक पाई किसमें, बी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या अंकित करता है, यानी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, तो गैसीय विनिमय किस में होता है,
आपका एली वैली में होता है, एली वैली में होता है। इसी से होकर आपका जो ब्लड में शुद्ध ब्लड के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होता है, एली वैली से होकर ही जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो ये नासिका करता है। ये नाक के बाद वाले पोर्शन में होता है और फेफड़ा से पहले होता है, तो ये बीच का कड़ी का काम करता है, जो टेम्परेचर को भी प्रेशर को भी मेंटेन रखता है और जो भी धूल कण होता है उसको रोकता है नासिका। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। तो वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। नहीं, ये गलत है। पानी का अवेलेबिलिटी तो ऐसे भी कम हो रहता है। नेक्स्ट है कि इसकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है। तो चौड़ी इसकी पत्तियां नहीं होती है, एक छोटी भी होती है और कंटेली टाइप से होती है, कांटा की। तो ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट है कि ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी खोते हैं, ये सही है। और इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 एंड 4 आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की अधिकतम मात्रा होती है? पीतल यानी ब्रास। ब्रास किससे बना हुआ होता है? आपका कॉपर और जिंक से बना होता है। कांसा आपका कॉपर और टिन से बना होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर तो होता ही नहीं है, कॉपर होता है, इसमें जिंक होता है, फिर निकेल होता है। गन मेटल में भी कॉपर होता है, टिन होता है, और एक क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। तो पीतल में आपका कॉपर का परसेंटेज कितना होता है? पीतल में आपका हो जाता है 70%। पीतल में 70% होता है। और कांसा में आपका 85% होता है, 85। उसका बाद जर्मन सिल्वर में आपका होता है 50%। और गन मेटल में होता है आपका 85 और कांसा में 88 होता है, सॉरी। तो सबसे ज़्यादा आपका कांसा में होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है? यानी मॉडर्न फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के केंद्र के भाग को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया, ऐसे होता है फूल, तो जो 20 वाला पोर्शन होता है यही होता है आपका स्त्री केसर। और ये बाहर वाले बगल साइड में जो होता है ये पुंग केसर होता है, और इस पर पराग कोष होता है, पराग कोष। और स्त्री केसर 3 पार्ट में होता है। यहाँ होता है वर्तिकाग्र, और बीच वाला को बोलते हैं वर्तिका, और यहाँ पे जो होता है ओवरी होता है, यानी अंडाणु। अंडाणु 3 पार्ट में होता है स्त्री केसर, और आपका पुंग केसर 2 पार्ट में होता है। एक ऊपर वाले को पराग कोष बोलते हैं, बीच वाले को नली बोला जाता है, फिलामेंट। नेक्स्ट है कि माउंट, तो आंसर इसका भी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल महाजन। आंसर डी हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 5 व्यक्ति को। अभी तक टोटल 53 व्यक्ति को मिल चुका है भारत रत्न, और इस पर 5 आदमी को मिला है। तो इसमें किसे किसे मिलेगा? एक तो आपका बिहार के कर्पूरी ठाकुर को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को। फिर उसके बाद आडवाणी जी को मिला है, आडवाणी को। फिर एक मिला है आपका चौधरी चरण सिंह को मिला है, चौधरी चरण सिंह को। फिर मिला एक पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है। और एक हरित क्रांति के जनक थे, उनको मिला है, स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन। तो 5 आदमी को मिला है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 21वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टीना पिस्जुकोवा। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली है, चेक गणराज्य। उसका नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में किया गया है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपके लेखक चेतन भगत ने कौन सा बुक लिखा है? यही लिखा है आपका 11 रूल्स फॉर लाइफ। और मार्गरेट एटविट, लोन होकेन और रघुराम जी राजन, ये इकोनॉमिक्स पे कोई बुक उनका आया है इधर, फ्यूचर इकोनॉमिक्स करके।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है हिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका कोसियावा को। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम संख्या रहा है? तो ये रहा है आपका बिहार में ही। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी। और कहाँ खिलाड़ी है? अर्जेंटीना के है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के है? पुर्तगाल के खिलाड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है MS धोनी को। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा है? तो दांडी मार्च से आपका कौन सा हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? उसी समय 1930 में। उसके बाद है आपका नमक कानून उसी समय। पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल हुआ था। उस विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आपका असहयोग आंदोलन के टाइम का है। असहयोग, तो आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था बख्त खान को। ये लीड किया था आपका दिल्ली में 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई है? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई कौन सी है? यह है रहनुमाई मजदायन सभा। कब किया गया था? 1851 में। उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में। खुदाई खिदमतगार कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1930 में। और सर्विस लीग 1911 में। इसको किसने किया था? श्री नारायण मल्हार जोशी ने। और ये खुदाई खिदमतगार को तो पता है गफ्फार खान है। और 1906 में मुस्लिम लीग का किसने? सलाउल्लाह खां और ढाका में हुआ था आगा खां, दोनों ने मिलकर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो ये आपका कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका पुणे में 1927 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? तो गुजराल डॉक्ट्राइन आपका किससे रिलेटेड था? ये था कि सबसे पहले भारत अपने पड़ोसी देश के साथ अपना जो बॉन्डिंग है वो कूटनीतिक है, राजनीति, उसको पहले मजबूत करें, उसके बाद ही ग्लोबल लेवल देखा जाए, ग्लोबल लेवल पे। तो ये गुजराल सिद्धांत था। और यह आया था PV नरसिंह राव के टाइम में। और उस समय क्या नाम था? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल के नाम पे ही है गुजराल सिद्धांत। नेक्स्ट है, नहीं ये PV नरसिंह राव नहीं, सभी SD देवेगौड़ा के टाइम पे। ये तो 1996 का बात है। और PV नरसिंह राव तो 1991 के आसपास 92 में थे, 90-91 में। तो नेक्स्ट है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? नियम का बात कर रहा है। तो नियम आपका किस में हो जाएगा? विनय, अद्विधम, सूत और भगवती, किस में? ये आपका हो जाएगा विनय पिटक। और शुद्ध अधिधम पिटक में क्या है? ये आप उनका फिलॉसफी का, महात्मा बुद्ध के फिलॉसफी जो उन्होंने दिया है उपदेश उसका है। और शुद्ध पिटक में क्या है? शुद्ध पिटक में है कि बुद्ध ने जिन जिन बातों पे उपदेश दिया है वो है शुद्ध पिटक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो श्रीगुप्त तो इसका संस्थापक था और अंतिम शासक इसका विष्णुगुप्त था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब बनवाया था। नेक्स्ट है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? ये किसी न किसी एग्जाम का, शायद इन्फोर्समेंट दरोगा के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शंखिसा स्तंभ। ये आपका यूपी में पड़ता है। सारनाथ में क्या है? 4 शेर है, 4 शेर जो चारों साइड से है। लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो लौरिया नंदनगढ़ में क्या है? 1 शेर है, 1 शेर है। लेकिन रामपुरवा में एक सांड का बुल का वहाँ पे स्थापित किया है स्तंभ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अध्यक्ष उस समय 1940 से लेकर 46 ईस्वी तक आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो यही है आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को रिजोल्यूशन को पास किया गया था इससे रिलेटेड। और एक 0 आवर चला के 0 आवर कैंपेन चलाकर सारे भारत के लीडर को जेल में डाल दिया गया था 9 अगस्त को सुबह में। उसका नेक्स्ट है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा मिलती है, सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा, ये भी सही है। और धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। और स्तंभ लेखकों के अध्ययन में, ये नहीं है, ऊपर का तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1 2 3, आंसर बी हो जाएगा आपका सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो आपका अफगानी शासक थे बहलोल लोदी। तो पहले शासक थे अफगान से लोदी वंश। और सेकेंड बार जब अफगान का कब आया था? शेर शाह सूरी के टाइम में अफगान का शासन हुआ था भारत में। तो ये तो आपका मुगल पीरियड के टाइम में था और ये था आपका सल्तनत पीरियड में। इसका नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, ये किसका है? तो ये आपका बलबन का मकबरा है। उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ये किया है किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के थे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इन्होंने 7 शासकों का टाइम पीरियड देखा था। और निजामुद्दीन औलिया से एक बात है कि इन्होंने बोला था गयासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1191 और 92 में हुआ था। तराइन का द्वितीय फर्स्ट हुआ था 91 में। उसका था जलालुद्दीन खिलजी का हत्या, ये खिलजी वंश के साथ टाइम पे हुआ था। उसका था कि अफगानपुर षड्यंत्र। तो यदि ऑप्शन से देखा जाए तो फर्स्ट ही हो जाएगा 4, क्योंकि एक ही से मैच करता रहा है। तो फर्स्ट में हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर उसका हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी की, फिर अफगानपुर षड्यंत्र और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है आपका पंचायत समिति के सदस्य द्वारा आपका प्रमुख का चुनाव होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और डीपीएसपी किस में आता है? भाग 4 में आता है आपका। आर्टिकल कितना? 36 से 51 आता है। और कहाँ से लिया गया है आपका डीपीएसपी? तो ये आयरलैंड से लिया गया है संविधान। नेक्स्ट है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो संसद की सर्वोच्चता, नहीं, गलत है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, नहीं, न्यायपालिका की नहीं। यहीं पे यदि आपका रहता न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। और थर्ड है कि संघ एवं राज्य सरकारों के बीच न्यायपालिका नहीं होगा, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होता तब सही जाकर हो जाता, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल का सुप्रीमेसी है। और थर्ड है कि संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो यही हो जाएगा। और एकहरी नागरिकता, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता होता है, लेकिन भारत में दोनों का मिक्स है। एकहरी नागरिकता भारत में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था तैयार। और ये हुआ था, टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको तैयार होने में लगा था। और टोटल लगभग 64 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ था उस टाइम। उसका नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो जब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जब देश में आपातकाल लगाता है, आपातकाल लगाते हैं, तो अनुच्छेद 358 स्वतः समाप्त हो जाता है, जिसमें आपका आर्टिकल 19 स्वतः इसमें समाप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 358। लेकिन 359 में क्या है कि इसमें स्वतः नहीं हो जाता है, इसमें राष्ट्रपति जारी करते हैं। और फिर भी इसमें आर्टिकल 20 और 21
समाप्त कभी नहीं होता है, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री आपके नियुक्त होते हैं और किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 75 में आते हैं, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं। तो एक होता है आपका उपसौर और एक होता है अपसौर। तो उपसौर जो होता है आपका अधिकतम दूरी होता है, अधिकतम, लेकिन सॉरी अपसौर, और उपसौर क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। तो ये कब होता है, ये होता है आपका 3 जनवरी को, और अधिकतम कब होता है, 4 जुलाई को। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी बोल रहा है तो उपसौर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 57 का। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है। तो भूटान के साथ आपका सिक्किम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, लेकिन मेघालय नहीं लगता है। तो आंसर यही हो जाएगा, मेघालय, बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, तो सूची करना है। तो यहूदी, यहूदी के लिए आप क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहूदी आपका हो जाएगा इजराइल से, यानी ए का 4, ए का 4 क्या है, एक ही में है, 4 1 2 3 हो जाएगा। तो यहूदी इजराइल 1, फिर पेडा हो जाएगा आपका मिस्र, फिर हो जाएगा बैजा हो जाएगा ईरान, और लूर हो जाएगा लीबिया। तो 4 1 2 3 हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघों में आकाश के उच्चतम स्तर दिखाई देते हैं। तो उच्चतम स्तर आपके पछाप कपास, यानी इसको बोला जाता है सीरस क्लाउड, सीरस क्लाउड, और ये कितना 6000 मीटर हाइट्स के एबव होता है इसका फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे छोटी, लंबी से लेकर छोटी, यानी अवरोही क्रम में। तो महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है और नर्मदा है। तो गोदावरी का कितना होता है, 1465 इसका किलोमीटर डिस्टेंस है। उसके बाद है आपका नर्मदा, गोदावरी के बाद आपका नर्मदा हो जाता है, नर्मदा 1312 है। कृष्णा कितना है, कृष्णा आपका 1400 है, और महानदी 851 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा 3241, 3241, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील को समुद्र की ओर फैली हुई है। तो टेरिटोरियल जोन का बात कर रहे हैं, यानी समुद्र, ये 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल माइल होता है। और एक आपका क्या होता है, कॉन्टिज्यूअस जोन भी होता है, जोन होता है, ये लगभग आपका 20 नॉटिकल माइल होता है। और एक होता है EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये होता है आपका 200 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो पीर पंजाल है, उसका तो कंचनजंगा, काराकोरम और करेवा। तो पीर पंजाल लघु हिमालय में है, तो ये सही है। कंचनजंगा लघु हिमालय, तो लघु नहीं, ये किस में, ग्रेटर हिमालय में होता है। और उसके बाद होता है काराकोरम ट्रांस हिमालय में, सही है। करेवा आपका करेवा वैली कश्मीर में है, तो कश्मीर हिमालय। तो कंचनजंगा ही हो जाएगा जो आपका किसमें है, ग्रेटर हिमालय में है, आंसर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में आपका हो जाएगा, शामिल नहीं है, IDBI है, IDBI बैंक है, IDBI। और इसका गठन कब हुआ था, 1964 में हुआ था, 1964 में। नेक्स्ट है कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो ये किसको नहीं कराता है, ये आपका अनुसूचित व्यापारिक बैंक को कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण RRB रूरल रीजनल बैंक को कराता है, फिर राजस्व भूमि विकास बैंक को कराता है। लेकिन निर्यात आयात बैंक क्या है आपका, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये इसको नहीं कराता है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, नाबार्ड का तो हुआ था आपका 1982 में, और इसके एग्जिम का भी ना 1982 में ही हुआ था। और ये हुआ था शिवरामन समिति के अनुशंसा पे नाबार्ड बैंक का गठन हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। तो कब किया था, तो इन्होंने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय मेरे फाइनेंस मिनिस्टर थे।
तो ये हुआ था यूनियन बजट 1992-93 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन 1971 में फर्स्ट टाइम आपका इराक का एक शहर है रामसर, वहाँ हुआ था। और ये आपका आर्द्रभूमि वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। उसके बाद है यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, सुंदरवन। और यदि सबसे छोटा का बोला जाए तो रेणुका झील है, ये आपका हिमाचल में पड़ता है। रेणुका झील हिमाचल में और सुंदरवन वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो कार्बन है। कार्बन सब जितने भी जैविक है उसमें कार्बन पाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो क्लोरोमाइसोटिसिन ये टाइफाइड नाशी है, सही है। क्रिस्टल वॉयलेट पूर्तिरोधी है। क्विनीन मलेरिया रोधी है। एस्प्रिन निश्चेतक नहीं है, ये दर्द निवारण में काम आता है। उसका नेक्स्ट है कि बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। तो बेसल कन्वेंशन आपका कब आया था, ये आया था का 1989 में। और ये है कि हजार्डस मटेरियल के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पे काम करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, यही होना चाहिए। उसका नेक्स्ट है कि जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए मानक है, तो BOD आपका हो जाएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए होता है। जितना ज़्यादा आपका BOD होगा उतना आपका मानिए कि प्रदूषित होगा वो झील या नदी। नेक्स्ट है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। लुसाका कहाँ की राजधानी है, लुसाका आपका है जाम्बिया की राजधानी। काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। निकोसिया कहाँ की राजधानी है, कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण वीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे, तो ये थे सोमनाथ शर्मा। और ये 1947 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1947 में, किसके लिए, कश्मीर वाले मैटर पे, तो उस समय इनको मिला था सोमनाथ शर्मा को। ये मरणोपरांत सबसे बड़ा है परमवीर चक्र। और शांति के लिए सबसे बड़ा क्या हो जाता है, शांति युद्ध के लिए अशोक चक्र होता है। और सिटीजन के लिए सबसे बड़ा कौन होता है, भारत रत्न होता है, भारत रत्न। उसका बाद नेक्स्ट है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है, तो बैडमिंटन के लिए सबसे पहले इसका नाम था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF, जो 1934 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बाद में इसका नाम कर दिया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो 2006 में किया गया था। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन आपका पहले था ये। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है, तो ये हो जाएगा आपका विराट कोहली को मिला है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, MS धोनी को मिला है, लेकिन शिखर धवन को नहीं मिला है। इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर C हो जाएगा। और 2023 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे मिला है, तो एक मिला था आपको चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी को, जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं उनको मिला था। तो ये रहा आज का, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। और इसे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।